नमस्कार, खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और आज की सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण 15 जनवरी तक रैलियों, पदयात्रा और रोड शो पर रोक लगा दी है। मतदान का समय भी 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने आखिरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया। राजनीतिक तौर पर सबसे अहम उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा। इसके बाद बाकी 6 चरण के चुनाव 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को होंगे। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। मतगणना और नतीजों का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन सभी 5 राज्यों में सभी तरह की चुनाव सभाओं और रोड शो पर 15 जनवरी तक पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। 15 जनवरी तक सभी 5 राज्यों में रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगेगा। किसी भी तरह की पदयात्रा, साइकिल या कोई भी व्हीकल यात्रा नहीं होगी। चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि इन चुनावों के दौरान सभी पोलिंग स्टेशंस पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होगा। मास्क और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह 1250 मतदाता ही मत डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की संख्या 16% बढ़ाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज लेना होगा और पोलिंग की टाइम 1 घंटे बढ़ाई जाएगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे फिजिकल कांटेक्ट कम हो। शायद ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी चुनाव सभाओं और रोड शोज पर करीब 1 हफ्ते के लिए प्रतिबंध लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वो 15 जनवरी को एक बार फिर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। यानी अगर अगले 1 हफ्ते बाद जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां कोरोना के हालात और खराब हुए तो चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां और बड़ी हो सकती हैं। दिल्ली से मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं आईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को इनकलाब होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि 10 मार्च को यूपी के नौजवानों, किसानों, महिलाओं की जीत का मार्च होगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी, सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी।
और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान जुड़ रहे हैं। कमाल, चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो सबसे बड़ी चिंता और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 24 करोड़ की आबादी है, 7 चरणों में चुनाव होना है, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, बहुत जनता का हुजूम है और कोविड के बीच में ये चुनाव कैसे होगा। चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि वो बड़ी रैलियां नहीं कर सकते हैं, रथ यात्रा नहीं निकाल सकते हैं, साइकिल यात्रा, रोड शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के तारीख में लखनऊ में जितने भी बड़े पार्टीज हैं उनके दफ्तरों पे जाके देखें तो कम से कम 10-10 हज़ार लोग वहाँ पे घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए। ये कैसे तय होगा, कौन इसको रोकेगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? क्या चुनाव आयोग के लिए ये संभव है कि 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतने बड़े पैमाने पे जो कुछ हो रहा है उसको रोका जा सके? मतलब सिर्फ रैली की ही बात नहीं है, अगर पार्टी दफ्तर के बाहर 10,000 लोग घूम रहे हैं तो ये भी खतरनाक है। तो कोरोना के टाइम पे चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों के लिहाज से देखें तो ये सच है कि जाति और धर्म के ऊपर तो वोट पड़ेगा ही जैसे पहले पड़ता था, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी भी इस बार एक मुद्दा होगा, क्योंकि गांव में जो आदमी 1,500 रुपये में तेल भरवा के बहुत ज़माने तक, बहुत दिन तक, एक महीने बाइक चला लेता था, अब उसको 3,000 रुपये देना पड़ रहा है। सरसों का तेल 230 रुपये लीटर हो गया है। पाम ऑयल जो 50-55 रुपये लीटर पहले मिलता था वो 125 रुपये लीटर के करीब हो गया है। चीनी जो है वो 45 रुपये किलो मिल रही है। गैस 1,000 रुपये के आसपास हो गई है। डीजल, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गाँव में पंपिंग सेट चलाना उसके लिए बहुत महंगा काम है डीजल से। तो जो खेती के साधन हैं, खेती करने के ज़रिए हैं, उसमें वो किसान बहुत परेशानी में पड़ा है। बहुत सारे लोगों की कोरोना के वजह से नौकरी चली गई है। गांव के बहुत सारे लोग जो शहरों के आसपास रहते हैं और तमाम तरह के कॉल सेंटर्स में या मॉल्स में सेल्स में काम करते थे, 10, 15, 20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे, उनमें से एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी कोरोना से उसका शोरूम बंद हो गया, या कोई रेस्टोरेंट की चेन थी वो बंद हो गई, या कोई जिम था वो बंद हो गया जहां वो काम करता था, या कॉल सेंटर बंद हो गया, उसकी नौकरी चली गई। तो ये बेरोजगारी मुद्दा होगा। लेकिन सरकार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसने जो किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये किसान को फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास बड़े पैमाने पे उसको मिला है, शौचालय मुफ्त में उसको मिला है, तो ये सब जो मुफ्त में चीज़ें मिली हैं गाँव में उसका असर होगा। और ख़ास करके वो आदमी जिसके पास साइकिल है, बाइक नहीं चला रहा है, ऐसी बड़ी आबादी है यूपी के गाँवों में, उसके ऊपर ये फ्री का जो मिल रहा है उसका असर है। अगला एलिमेंट ये है कि एक वर्ग ऐसा है जिसके अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं, मोदी जी, योगी जी के लिए एक भक्ति की भावना है। उसको लगता है कि हमारे लोग हैं, हिंदुओं के नेता हैं, इस तरह की उसकी सोच है। उसके ऊपर भी वो महंगाई, बेरोजगारी वगैरह का असर नहीं, उसके बावजूद उसको लगता है कि नहीं हमारे लोग हैं, हम इनको वोट देंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो चुनाव में किस तरह से असर करते हैं, किसका पलड़ा भारी होता है। लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ यह आचार संहिता लग गई है, जिसके चलते प्रशासन ने नेताओं के पोस्टर, बैनर हटाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ समेत कई शहरों में प्रशासन ने पोस्टर, बैनर हटाए हैं। और वाराणसी से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। उत्तर प्रदेश में और खास तौर से बनारस में हम दिखाने की कोशिश करें तो इस तरीके से आप देखिए कि बनारस में जो है जो राजनीतिक दलों के जो बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वगैरह लगे थे, वो सारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर वगैरह जो है वो निकाल करके हटाए जाने लगे, उतारे जाने लगे, सबको उतारा जाने लगा। आप अगर ऊपर देखिए तो वहाँ पर भी जो है वो चढ़ करके जो है वो बैनर और पोस्टर जो है वो हटाया जाने लगा। और सिर्फ यही नहीं, हम इस समय गोदौलिया में है, बनारस के शहर दक्षिणी के इलाके में है, लेकिन बनारस की 8 विधानसभा जो अजगरा है, पिंडरा है, रोहनिया है, शहर उत्तरी है, दक्षिणी है, कैंट है, उन सारे इलाकों में जो है वो प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। डीएम, एसडीएम, एसीएम, ये सारे लोग जो हैं अपनी अपनी जगह से निकल करके और उन सब चीज़ों को हटाने लगे। जो भी चुनाव की चीज़ें हैं
वो हटने लगी। अब चुनाव के आयोग के घोषणा के बाद, चिट्ठी आने के बाद चुनाव का आगाज हो गया है, जिसकी ये कड़ी नजर आ रही है। वाराणसी के गोदौलिया इलाके से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर एक ही चरण में 14 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। पंजाब में मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अब 2 नहीं बल्कि पंचकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस सीएम चन्नी और सिद्धू की अगुवाई में सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी ने इस बार कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी से हाथ मिला रखा है, तो अकाली दल बसपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है और सभी पार्टियों को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। बाहर से जो ताकतें पंजाब को खराब करना चाहती थी, उनको विफल किया। जो लोग पंजाब में पंजाब को बदनाम करना चाहते थे, उनको पीछे मुड़ना पड़ा है। उनको पंजाब से प्यार नहीं मिला है। और पंजाब के लोगों को मुझे गौरव है कि मैं पंजाब और पंजाबी के साथ खड़ा हूं और हर तरीके से खड़ा हूं। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल, लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की डेट्स आ गई हैं और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है, रेडी है आने वाले इलेक्शंस के लिए। आम आदमी पार्टी चुनाव की इन डेट्स का स्वागत करती है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ आने वाले समय में इन इलेक्शंस को लड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा पंजाब एक आवाज में आई लव यू केजरीवाल कहेगा और आम आदमी पार्टी को एक बार पंजाब में पंजाब के लोगों की सेवा करने का मौका देगा। ये संगठन की ताकत और निरंतर सक्रियता के आधार पर जो तारीखें इलेक्शन कमीशन ने अभी जाहिर की हैं, हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होगा। उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को ही एक ही चरण में मतदान होगा। बीजेपी जहां 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सीएम धामी ने कहा है कि इस बार बीजेपी का नारा 60 पार का है और बीजेपी बहुत बड़ी जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। देखिए, निश्चित रूप से इस बार बीजेपी आगे बढ़ेगी और हमने जो नारा दिया है अब की बार 60 पार, हम अपने कामों के आधार पर यहाँ का इतिहास बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की यहाँ पर सरकार बनेगी। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम तो नहा धो करके तैयार हैं। हम तो इस तिथि का इंतजार कर रहे थे कि डेट घोषित हो और भाजपा की विदाई की घंटी बज जाए। वो घंटी बज गई है। आज हम सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 20,181 नए केस मिले हैं। 5 मई के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण की दर भी 19% पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 48,000 पार हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए केस मिले हैं और 13 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर 1,009 हो गए हैं। मुंबई में भी लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा नए केस मिले। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हुई है।